आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे कि ये अरेस्ट और डिटेंशन जब होता है किसी का तो उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको लेके हमें क्या राइट्स हैं। पहले राइट्स नहीं बताए गए, पहले तो उसके टाइप्स बताए गए। अब सोचो ना, अगर आप मतलब डिपार्टमेंट किसी को अरेस्ट करके रखता है या फिर डिटेंशन में रखता है तो ये राइट्स थोड़ी हुए। लेकिन अगर डिपार्टमेंट किसी को अरेस्ट कर रहा है, डिटेंशन में रख रहा है, तो उसको लेके हमें क्या राइट्स है वो हमें बाद में समझना है। इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप एक बात समझना है कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मोड में ये राइट लागू होता है। पब्लिक एंड प्राइवेट मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमें बेवजह इनलीगली डिटेंशन में नहीं रख सकता। फिर डिटेंशन में आपको क्या लगता है कि बस पुलिस फोर्स या फिर पुलिस डिपार्टमेंट ही रख सकती है क्या? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी तो रख सकता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये दोनों इसमें लागू होता है। पहले चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करते हैं तो ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मीनिंग सबको समझता है ना, अरेस्ट करना और डिटेन करके रख देना मतलब सीधा सीधा उसको जेल में या एक रूम में बंद करके रख देना, उसको हम लोग कहेंगे डिटेंशन। ठीक है, अब ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के जो दो टाइप्स है उसमें से एक टाइप होता है पनिश्यू, मतलब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी का डिटेंशन किया जा रहा है तो वो पनिश्यू अरेस्ट एंड डिटेंशन रह सकता है। इसके अलावा वो डिटेंशन प्रिवेंटिव भी रह सकता है। दोनों को समझते हैं कि ये पनिश्यू डिटेंशन क्या है एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। दोनों का मीनिंग समझना जरूरी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, एग्जाम्पल लेंगे। कोई पर्सन है, वो रास्ते से जा रहा था, उसके गाड़ी को पीछे से किसी ने गलती से डैश दे दिया, वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने जिसने डैश दिया ना उसको बहुत पीटा तो वो बंदा लगभग अभी हॉस्पिटल में है। अब उसने जो भी किया है गुस्से से वो तो उसने किया हुआ क्राइम है, और क्राइम है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे डिटेंशन में भी डाला जाएगा। ठीक है, अरेस्ट करना और डिटेंशन में डालना। तो ये जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है ना, और क्राइम करने के बाद का जो एक्शन है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन का है ना। मतलब अगर किसी ने क्राइम किया उसके बाद हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं और डिटेंशन में रख रहे हैं, तो जब हम किसी भी पर्सन से जब एक क्राइम हो जाता है उसके बाद हम जो एक्शन लेंगे, मतलब डिपार्टमेंट जो एक्शन लेंगे और एक्शन लेके उसको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन में रखा जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पनिश्यू डिटेंशन। दोनों समझ जाओ, मतलब दोनों जब तक होगा नहीं ना तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है, पनिश्यू क्या है और प्रिवेंटिव क्या है। प्रिवेंटिव में आते हैं। पनिश्यू तो वो चीज़ है कि जब किसी ने क्राइम किया, क्राइम के बाद जब हमने उसको अरेस्ट किया, डिटेंशन में डाला, तो वो तो हुआ पनिश्यू डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी से कोई क्राइम नहीं हुआ है लेकिन क्राइम होने के पहले ही उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया और उसको डिटेंशन में रखा गया। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये थोड़ी ऐसा थोड़ी हो सकता है। पहली बात तो ये जो टाइप है ना जो हम लोग बोल रहे हैं कि विदाउट एनी क्राइम, उसने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन कोई क्राइम ना होने के बावजूद भी हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं और डिटेंशन में डाल रहे हैं, उस टाइप को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये पहले बात तो आप ये समझिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, और अगर ऐसे हो रहा है तो ये तो बड़ा बुरा है यार। मतलब डिपार्टमेंट तो इस हिसाब से किसी को भी पकड़ के अंदर डाल सकता है। लेकिन पहले समझो आप कि ये कब और किस कंडीशन में हो सकता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझ के चलिए। आप क्लास ख़त्म होने के बाद बस बिल्डिंग से निकल ही रहे थे, पार्किंग में आपकी गाड़ी रखी थी, आप स्टेयर से नीचे जा रहे थे तो आपने सुना कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है कि भाई बर्डी के मोदी नंबर 3 में हो गया ना ब्लास्ट, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट का कल का प्लान एकदम रेडी है ना, कल हम ठीक 6 बजे वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे। आपने सुन लिया, देख लिया,
लड़का आपको पहचान का दिख रहा है, आपने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उस बंदे को पकड़ के अरेस्ट करके डिटेंशन में डाला गया, तो उसने कोई क्राइम किया है अभी। लेकिन क्राइम होने के पहले हमने ये स्टेप लिया है, तो ये स्टेप देखिए क्यों ली जा सकती है या फिर कब किस कंडीशन में इसको लिया जाता है। ये तो मामला बड़ा क्लियर है, अगर उसने क्राइम किया तो क्राइम के बाद उसको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन में डाला जा रहा है। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये हम लोग इसलिए स्टेप उठा रहे हैं कि कोई भविष्य में उस पर्सन के हाथ से कोई क्राइम ना हो। हम भविष्य में फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो क्राइम हो चुका है, यहाँ क्राइम ना हो इसलिए ये स्टेप उठाया जा रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी तो पिछले 20 साल में अच्छा खासा अर्बनाइजेशन हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा 20 साल पहले की बात बताऊँ, जब बेसिकली ह्यूमंस या फिर सिविलियंस ये सोसाइटी में नहीं रहते थे, बस्ती में रहते थे। सोसाइटी और बस्ती का फर्क समझते हो ना आप, ठीक है। आज भी शायद गांव में होता होगा, ये बात बहुत कॉमन है, मैं आपको बताऊं। बेसिकली थोड़ा सा स्लम एरिया में आपको ये जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग जो है वो दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, अच्छे खासे दिखे। आज भी बड़े नागपुर में तो आजकल बड़े बड़े गैंग वार्स चल रहे हैं, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है नागपुर में, सीरियसली। अब ये जो है गैंग वार और ये जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, लगभग इनसे, ऐसे लोगों से साल के 1-2 फेस्टिवल्स में क्राइम रेट बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो महाराष्ट्र का जो बेसिक्स जो फेस्टिवल है वो है पोला, और दूसरा जो है नेशनल, उसको तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर देना चाहिए, होली, ठीक है। होली का तो मामला ऐसा है कि होली बाद में आती है, लोगों के आंग में पहले आती है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो अब होली है, फिर ज़्यादा लिकर और फिर उसका है ना, और फिर पुरानी दुश्मनी, अब चलो भाई कहाँ है, पूरी गैंग लेके चलेंगे। मैं आपको बताऊँ पहले क्या होता था, आज भी शायद होता होगा, डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को पता रहता है कि बेसिकली ये लोग किस बस्ती में रहते हैं, कहाँ पे हो, तो होली के 2 दिन पहले ही बस्ती में रेड पड़ती थी और ऐसे लोगों को सीधा उठा के जेल में, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब सोचो कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, नो क्राइम, लेकिन इनके हाथ से होली के दिन और कोई कलर का, मतलब ना, और कोई कलर ना बहे, इसलिए हमने उनको पहले से ही अरेस्ट करके डिटेंशन में डाला है। तो हमने फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो क्राइम होने के बाद जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो पनिशिव, और क्राइम होने के पहले भविष्य में वो क्राइम ना हो, इसको रोकने के लिए जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो प्रिवेंटिव। क्लियर, अब समझ में आए दोनों बातें। चलो, ये तो हुई बात अरेस्ट एंड डिटेंशन की टाइप्स की। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते कि हाँ ठीक है भाई, मतलब हमें ये बता रहे हो कि आपको कब अरेस्ट किया जा सकता है और है ना किस कंडीशन में, नहीं, हमें तो राइट्स पढ़ना है ना। तो हम ये देखेंगे कि जब ये अरेस्ट पनिशिव रहता है तो इसमें हमें क्या राइट्स है, हमारे क्या राइट्स हैं, और सेम अगर ये राइट्स प्रिवेंटिव है तो उसमें क्या राइट्स हैं। पहली बात, एक बात अच्छे से समझ लो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन ये टाइप नहीं चलता। अब ये बड़ा दुख की बात है भाई कि हमारे कंट्री में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मामला है। यूएस में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है। इंग्लैंड में था, कब था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जब वर्ल्ड वार चल रहा था भाई, आपको वो जो सिचुएशन था वही बड़ा ना गड़बड़ वाला था, उस टाइम पे इंग्लैंड में था। उसके बाद तो उन्होंने रखा भी नहीं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ये मामला इंडिया में आज भी चलता है, एक्सेप्शनल है हम लोग इसको लेके ना, ये है हमारे कंट्री में इस तरीके से, ठीक है। चलो, हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अरेस्ट एंड डिटेंशन में पनिशिव एंड प्रिवेंटिव है, इसमें हमें क्या राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के नाम से हमें क्या मिलता है। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर हमने क्राइम किया है और क्राइम के बाद अगर अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो हमें अरेस्ट कर रहा है वो अरेस्ट करने वाला डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर हमें उस अरेस्ट का प्रॉपर रीजन देगा। उसको रीजन देना पड़ेगा, किस कारण, आप बिल्कुल पूछ सकते हो और उसको देना पड़ेगा विदाउट एनी रीजन। वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक। चलो, रीजन दे दिया उसने, आपको वो पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। उसके बाद या फिर उसके पहले आप बिल्कुल अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, मतलब लॉयर से कंसर्न कर सकते हैं। आप अपने लॉयर को हायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड राइट है, आपको रोका नहीं जा सकता।
लीगल प्रैक्टिशनर से आप कंसर्न कर सकते हो, आप अपने लॉयर से कंसर्न कर सकते हो। इसको लेके आपको कोई रोक टोक नहीं, ये राइट्स हैं। ऐसा नहीं मतलब हमने क्राइम किया तो हाँ ठीक है भाई उठा के डाल दो हमें सीधा जेल में, ऐसा थोड़ी है। हमें राइट्स तो है ना उसको लेके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिपार्टमेंट ने अगर अरेस्ट किया है तो उनके अरेस्ट के मिनट से नेक्स्ट 24 आवर्स के भीतर हमें नज़दीकी कोर्ट में ले जाना डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक है। वो हमें मतलब उनके इच्छा के तहत जेल में नहीं रख सकते, सेल्स में नहीं रख सकते, उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। वैसे ये विद इन 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स का टाइम कैलकुलेट करते समय ना ट्रैवलिंग टाइम को माइनस किया जाता है ना, ये भी बड़ा नाटक है ट्रैवलिंग टाइम माइनस किया जाता है ऐसे विद इन 24 आवर्स। सो फर्स्ट रीज़न देना ज़रूरी, सेकेंड आप लॉयर से कंसर्न कर सकते हो, थर्ड विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट में, क्योंकि बेसिकली कोर्ट डिसाइड करेगा। इस बात को ना आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोर्ट का क्या रोल रहता है और पुलिस का क्या रोल रहता है। बहुत बार ना हम लोग कोर्ट पे बड़ा मतलब उंगली उठाते हैं कि यार कोर्ट किसी केस का जजमेंट देने के लिए 10 साल लगाती है, 20 साल लगाती है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके पीछे का जो बड़ा रीज़न रहता है ना, वो बड़ा रीज़न ये है कोर्ट का काम क्या है, जजमेंट देना। जजमेंट किस बेसिस पे देंगे? जजमेंट पुलिस फोर्स दे सकता है क्या? पुलिस फोर्स किसी को 5 साल 10 साल 15 साल की सज़ा नहीं सुना सकता, वो काम उनका नहीं है। उनका काम क्या है? एफआईआर लेना, छानबीन करना, और जितने प्रूफ्स मिले हैं उन प्रूफ्स को रखना है कोर्ट के सामने, और कोर्ट फिर देखेगा कि भाई क्या गलत क्या सही, उस हिसाब से फिर वो जजमेंट देंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हमारा जो ग्रास रूट से जो काम हो शुरू रहता है ना इन्वेस्टिगेशन करने का, वही सही तरीके से नहीं होता, और इसीलिए जब वो केस कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट खुद अचंभित रहता है कि हम क्या जजमेंट दें इसके लेके। बहुत बार आप सोचिए कि कोर्ट के जो जजेस रहते हैं, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं या फिर हाई कोर्ट्स के रहते हैं, वो कितने सीनियर, उनको कितना एक्सपीरियंस रहता है। उन्होंने ऐसे कई केसेस देखे, वो तो लोगों का मुंह देख के बता सकते हैं कि कौन बदमाश और कौन नहीं है। आप सोचो ना उनको कितना एक्सपीरियंस रहता होगा। उनके सामने जब कोई केस आती है वो बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाते होंगे कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी उनको बहुत बार अपना मन मार के कुछ अलग जजमेंट देना रहता है। उसके पीछे का कारण यही है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुआ। हमारे कंट्री में एक मर्डर केस हुआ था दिल्ली का, क्या वो मर्डर केस था, वो 16-17 साल की लड़की, हाँ तलवार उसका सरनेम था, आरोही, हाँ आरोही मर्डर केस। पता है आपको वो आरोही मर्डर केस वाला मामला? डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड तो था ही, मतलब वो वाइफ भी थी शायद, और उनको एक ही लड़की 16 साल की 17 साल की, एक ही लड़की, लाड़की लड़की, उसका हुआ मर्डर रात के 2 बजे 3 बजे। और वो केस ऐसी हुई ना कि वो बेसिकली सॉल्व ही नहीं हुई देखा जाए तो। फाइनली कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया कि नहीं, मम्मी पापा ने दोनों ने मिलके मारे। अब वो कितने कल्प्रिट थे वो नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इतना बेवकूफ़ भरा था जिसकी कोई हद नहीं है। सो बेसिकली जब हम लोग, जैसे इतना माइनर मिस्टेक्स हुए हैं ना कि कुछ वेपन्स मिले भी थे उस केस को लेके, तो वेपन्स को मतलब सीधा सीधा हाथ से उठाना, कहीं पे आप सोचो कि अगर वेपन मिलते हैं हम लोग हाथ से उठाएंगे तो आप फिंगरप्रिंट कहाँ से निकालोगे? तो ये बहुत मामला वहाँ पे होता है। तो आप इसको समझिए कि कोर्ट का काम है जजमेंट देना, पुलिस फोर्स जो है वो जजमेंट नहीं दे सकती। तो इसी कारण भाई आपने जिसको अरेस्ट किया है उसने क्या गुनाह किया है, उसका क्राइम क्या है, वो तो देखने का काम तो कोर्ट का है ना। इसलिए ये प्रोविज़न सोचो आप कितनी ज़रूरी है। अगर ये प्रोविज़न को निकाल दिया जाए तो हमारे राइट्स तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, मतलब हमें तो फिर कोई भी डिटेंशन में रख सकता है, राइट। सो 24 आवर्स के अंदर हमें कोर्ट में वहाँ ले जाना ज़रूरी है। एंड 4th पॉइंट, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई कोई प्रूफ्स नहीं है, अनवांटेडली पर्सन को जो है वो डिटेंशन में रखा गया, उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाए, तो तब उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर पुलिस फोर्स उसे बिल्कुल डिटेंशन में नहीं रख सकती। कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, उसे रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो पनिश यू डिटेंशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो आफ्टर क्राइम जो एक्शन होगा पुलिस फोर्स से, आपको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन में डाला जाएगा, उसको लेके हमें 4 राइट्स मिल रहे हैं।
एक हमें रीज़न बताना पड़ेगा, हम लोग हमारे लॉयर से कंसर्न कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में रखना पड़ेगा हमें, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसने कोई क्राइम नहीं किया तो उसे रिलीज़ करना ये डिपार्टमेंट का काम होगा। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट किसी को भी ये डिटेंशन में ना ही रख सकता, ठीक है। लेकिन याद रखिए, पनिश्ड डिटेंशन के ये चारों राइट्स हमारे जो शत्रु राष्ट्र के एलियंस हैं उन्हें लागू नहीं पड़ते हैं, उन्हें लागू नहीं पड़ते। हमने सिटीजनशिप में देखा था ना, मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र के जो हैं इसमें से एक भी राइट नहीं मिलेगा, उसको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉयर नहीं हायर कर सकता, वो उसे 24 आवर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल ये सारे राइट्स उसे नहीं मिलेंगे। क्लियर। और दूसरी बात, कल हम डिटेंशन, हाँ कल हम लोग ये पढ़ रहे थे ना आर्टिकल 21, तो 21 में देखो 1975 का हैबियस कॉर्पस हमने केस देखा था। मैंने एक एक्ट लिख के दिया था आपको, मीसा एक्ट। किसको लेके था वो? डिटेंशन के लिए, डिटेंशन एक्ट है वो, मीसा एक्ट, डिटेंशन एक्ट। तो ऐसे गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, अगर किसी को अरेस्ट किया गया, इसको भी समझिए ना, ये थोड़ा एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं, ये राइट्स हैं हमें लेकिन शत्रु राष्ट्र के लोगों को नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के जितने भी डिटेंशन के एक्ट हैं, अगर डिपार्टमेंट ने डिटेंशन एक्ट का कारण रख के किसी को अरेस्ट किया है, जैसा मीसा एक्ट डिटेंशन एक्ट है, उसके तहत अगर किसी को अरेस्ट किया गया, ये राइट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लिखो एक्सेप्शन, डिटेंशन एक्ट का कारण सामने रख के अगर अरेस्ट किया है तो। इस पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो, क्लियर है ना? ये डिटेंशन एक्ट के तहत अगर अरेस्ट किया है तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल लिख लो, मीसा, MISA, मीसा एक्ट। डन। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये बड़ा खतरनाक डिटेंशन है। बहुत बार मैं आपको बता दूं, बहुत बार पुलिस फोर्स इसका मिसयूज करती है। आप सोचो ना कितना इजीली मिसयूज हो सकता है। हम कह रहे हैं कि विदाउट एनी क्राइम, बस डिपार्टमेंट को डाउट है, इसको लेके किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है क्राइम होने के पहले, भविष्य में वो क्राइम कर सकता है, ये सोच के उस हिसाब से तो फिर पुलिस फोर्स तो किसी को भी डिटेंशन में रख दें। और ऐसे होता है, बहुत बहुत कॉमन है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी पिछले 5 साल से वो कश्मीर के वो एक बड़े पर्सन है, वो पर्सनैलिटी बहुत ज़ोरदार, उसका स्पीच सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। अच्छा ये है शब्बीर ऐसा कुछ तो नाम याद नहीं आ रहा है। 2020 से कोविड टाइम से डिटेंशन में डाला है, लेकिन उसे सुनोगे ना आप तो आपका पूरा ह्यूमैनिटी और मतलब जिसको कहेंगे ना नेशनलिटी एकदम जागरूक हो जाएगा। ज़बरदस्त पर्सन। अब जैसे डिटेंशन में तो आपके सोनम वांगचुक भी हैं, ठीक है। सो ठीक है, वो तो मामला ये हुआ कि वो अलग केस हो गए, लेकिन बड़ा सिंपल सा मामला है कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये पर्सन या फिर ये ग्रुप सामने कुछ कर सकते हैं तो सीधा उठा के उन्हें डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, वो रहेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन इसको लेके भी बिल्कुल हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। और इन प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको डिपार्टमेंट डिटेंशन में, अच्छा डिटेंशन में डाल रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल रहा है, तो पहली बात तो ये 24 आवर्स वाला कोई मामला यहाँ लागू नहीं होता, आपको कोर्ट वोर्ट में बिल्कुल पेश नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको जो डिटेंशन में रखा जा रहा है वो डिटेंशन नॉट मोर देन 3 months, 3 महीने से ज़्यादा आपको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, मैक्सिमम 3 months। वो 1 दिन का भी रह सकता है, वो 3 दिन का भी रह सकता है, और 3 महीने का भी रह सकता है। 3 महीने के ऊपर अगर उस डिटेंशन को पोस्टपोन करना है तो क्या, तो उसके बीच का एक रास्ता है। सो उसके लिए रहता है स्टेट का, हर स्टेट का एक एडवाइजरी बॉडी। उस एडवाइजरी बॉडी के जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस। अगर उस पर्सन का डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा पोस्टपोन करना है तो डिपार्टमेंट को इस एडवाइजरी बॉडी से एडवाइस लेना पड़ेगा, बातें रखनी पड़ेंगी कि क्यों ज़रूरी है डिटेंशन। अगर बॉडी ने उन्हें परमिशन दिया तो ही 3 महीने से ज़्यादा वो एक्सटेंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम 3 months। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन को रीज़न बताना डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी है क्या, तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। डिपेंड्स क्या
कि वो जो रीज़न है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट जा सकता है क्या। मतलब हो सकता है कि अगर वो रीज़न अगर देते हैं तो वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो, कहीं ना कहीं उससे लॉ एंड ऑर्डर और ख़राब हो सकता हो उसको रीज़न देके। तो अगर वो रीज़न से या फिर वो रीज़न अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट जा सकता है तो उसे रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नॉर्मल कोई चीज़ है तो उसे रीज़न दिया जाएगा, लेकिन अगर वो पब्लिक से जा रहा है बात तो उसको रीज़न नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसे रीज़न दिया जाएगा क्या, अरेस्ट होने का, अरेस्ट करने का। तो इसका जैसे आंसर हमने कहा कि यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। यस के चांसेस कब हैं, अगर बहुत नॉर्मल सा कोई रीज़न है। जैसे एग्जांपल लिया हमने होली, हमने 4 लोगों को पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि भाई होली में ये दंगे कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। वो पूछ रहे भाई हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, भाई तुम लोग होली में दंगे करोगे, चलो अंदर। ये नॉर्मल मामला हुआ। लेकिन एग्जाम्पल, लेकिन समझ के चलते हैं कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, और अब ऊपर से ऑर्डर आया एक काम करो, एक रीज़न सामने रख के ना मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को उठा के सीधा जेल में डाल दो। अब यहाँ अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो वो पूछ रहे रीज़न, अगर यहाँ डिपार्टमेंट अगर रीज़न बताएगा दंगे हो जाएंगे, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट गया, तब हम लोग रीज़न नहीं देंगे। ठीक है, ये मामला है। ये थर्ड पॉइंट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, उसे खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। मतलब वो अपनी साइड रख सकता है। अरे उसको अपनी साइड रखने का मौका तो देंगे हम लोग, वो अपने साइड को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये है आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके हमें मिले हुए राइट्स। इस राइट्स के मतलब मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बुक्स भी क्रिटिसाइज करेंगे। इस राइट्स के कुछ मीनिंग ही नहीं निकलते ऐसा नहीं, बेस ही यूजलेस है। आप क्या राइट्स दे रहे हो, मतलब ये तो मोदी जी जैसा काम हुआ। 2016 से लेके 2025 तक हाई जीएसटी लगा दिया, और अभी 2025 को जीएसटी कम करके हम लोग बोल रहे हैं कि देखो हमने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कितना उपकार किया। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन डाल ही कैसे सकते हो। आप सोचो कि बेसिकली जहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर ही लोगों का कम है, पॉलिटिकल नॉलेज कम है, भाई पुलिस तो इसका कितना मिसयूज कर सकती है। यूपी बिहार में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज ऑलरेडी होता है। झारखंड जैसे जगहों पे, हरियाणा जैसे जगहों पे बहुत इजीली मिसयूज होता है। हरियाणा में तो मामला ये है कि हरियाणा से जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता खत्म हो जाता है। सही में वहाँ तो अंदर सब जात पंचायत वाला काम चलता है। सीरियसली आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न चलती होंगी वहाँ पे, तो वही जाने भैया। तो आप सोचो ना कि अगर पुलिस को ये राइट्स हैं और लोगों को अक्ल नहीं है, लोग नॉलेजेबल नहीं है, और नॉलेजेबल मतलब लिटरेसी रेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, यही नहीं है, तो कितना ईजिली इस डिटेंशन के, प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ करके जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये राइट्स हैं, और ये राइट्स इंडियंस के साथ साथ इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स को भी हमने दिया है। मतलब उनको भी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका हो रहा है तो हम ये सारे राइट्स उन्हें देंगे। एग्जाम्पल नहीं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रह गया है, ये जो 3 मंथ्स वाला जो मैटर है ना कि मैक्सिमम किसी भी पर्सन को 3 महीने तक डिटेंशन में रखा जा सकता है, ये आज तक की हिस्ट्री में एक ही बार इसमें कुछ चेंजेस हुए थे और ये कम किया गया था। 1978 की बात है, मोरारजी देसाई इनकी सरकार थी। देसाई गवर्नमेंट ने 1978 को ये जो 3 मंथ का जो टर्म है उसे कम करके 2 मंथ इतना किया था कि किसी को भी 2 महीने से ज़्यादा जो है वो डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। अब मजे की बात कि खुद मोरारजी देसाई 1975 से लेके 77 तक लगभग 18-20 महीने 21 महीने डिटेंशन में थे। खुद थे मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, सबको उठा के लेकिन डिटेंशन मतलब जेल में नहीं रखा गया था, बढ़िया बड़े से बंगलों में इनकी व्यवस्था की गई थी। डायबिटीज पेशेंट थे, नर्स लगाए गए थे, डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेंशन करने वाली कौन, देश की महारानी इंदिरा गांधी, उसका डिटेंशन था उस टाइम पे। तो भाई इन्होंने सहा है, इनको पता है तकलीफ कितनी होती है। शायद इसी कारण वो जो टर्म है 3 मंथ से कम करके 2 महीने किया, तो लेकिन इनकी सरकार ही नहीं टिक पाई। 1979 को ये सरकार ही गिर गई। तो ये एक्ट लागू हो उसके पहले मतलब इनकी सरकार गिर गई, तो ये हुआ तो था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया गया। तो आज भी
3 months ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन लिख के रखो 1978 देसाई गवर्नमेंट 2 months। और एक बात पहले ही क्लियर कर दिया मैंने कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा कोई मामला ही नहीं है, हम ही हैं एक्सेप्शनल कि है इंडिया में। ठीक, चलो ये आर्टिकल 22 यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स के, लिबर्टी फ्रीडम के राइट्स फिनिश होते हैं 19 to 22। अब जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24। चलिए आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। कई सालों से चली आ रही परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश की है आर्टिकल 23 ने। हमारे इंडिया में कई सालों से फोर्स लेबर ये टर्म यूज़ हुई है और उसको ख़त्म करने की ये कोशिश थी। बेसिकली एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं बिगार, उस बिगार को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे हुई। बिगार, इसका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग निकलता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। तो ये क्या मामला था पहले, मतलब सही में ऐसे कंपल्सरी वर्क था किसी का और उसको लेके मतलब कोई भी या फिर किसी भी प्रकार से कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता था क्या? तो बिल्कुल था। इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम था। ज़मींदारी सिस्टम के पहले अगर हम लोग देखें तो भी स्लेवरी सिस्टम था, ये तो मामला था। जैसे हम लोग एंशिएंट टाइम भी देखें तो एंशिएंट टाइम में भी पूरा जो सोसाइटी था वो ड्यूटीज़ के ही आधार पे था और सबके ड्यूटीज़ बांध दिए गए थे। तो जो निचला कास्ट था उनका ड्यूटी क्या था? सर्विस देना और कुछ नहीं। अगर हम लोग ज़मींदारी सिस्टम भी देखें तो ज़मींदारी सिस्टम में हमें वो कुल दिखते हैं। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, कुल मतलब अभी आप कुल को उस हिसाब से मत लेके जाओ, है ना। वो कुल अलग, सूर्य कुल वो जो रहते वो अलग। ये कुल मतलब क्या? एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जिनको कुछ पर्टिकुलर वर्क्स दिया है। अब ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटीज़ थी वो सब बैकवर्ड्स थी और इनका काम क्या था कि जो ज़मींदार थे उन ज़मींदार के ज़मीनों पे फार्मिंग करना, ये उनका काम। अब ये जो फार्मिंग यहाँ पे हो रहा है, बेसिकली ये जो हार्डवर्क वो कर रहे हैं, इस वर्क को लेके, इन कामों को लेके उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था। मामला ये है कि वो फिर काम क्यों करें? तो काम क्यों करें मतलब वो उनका ड्यूटी है, सीधा सीधा मामला है। और ड्यूटी है तो आपको काम करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में भी स्लेवरी सिस्टम चला है, हमारे कंट्री से ज़्यादा बहुत भीषण स्लेवरी सिस्टम चला है उधर आपके एरिस्टोटल और प्लेटो के राज में, एथेंस में। इंडिया में और वहाँ पे भी दोनों जगह पे एक कॉमन चीज़ दिखती है। क्या है कि हम कोई रेम्यूनरेशन नहीं देते थे, लेकिन हम वो जिंदा रह सके इतना खाना देते थे। इतना तो देंगे, मर जाएंगे तो काम कौन करेगा? समझ में आई बात? उतना उनको मिलता था, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता था। तो बेसिकली ये फोर्स लेबर वाला टर्म हुआ। तो ये जो बिगार है या फिर फोर्स लेबर है, इस फोर्स लेबर को बैन करने का काम आर्टिकल 23 करता है। अब थोड़ा और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं या फिर कंपल्सरी वर्क की बात कर रहे हैं, तो कंपल्शन या फिर ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस किस हिसाब से है? मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स सिर्फ फाइनेंशियल है या फिर ये फिजिकल है या फिर ये मेंटल है? इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं एग्जाम्पल, और उस काम के बदले उसे एटलीस्ट 100 रुपये मिलना चाहिए। उसको हम लोग एक पैसा भी ना दे के उससे पूरा काम करवा रहे हैं, तो ये हुआ उसके ऊपर किया गया फाइनेंशियल फोर्स। पैसा नहीं देंगे, आपको काम करना है, ठीक है, फाइनेंशियल फिजिकल फोर्स। इसके अलावा सेम एग्जाम्पल कि किसी से हम लोग काम करवा रहे हैं, वो काम के उसे 100 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन हम लोग 100 रुपये ना दे के उसको 50 रुपये ही दे रहे हैं, तो ये भी तो एक फोर्स ही हुआ ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हुआ फाइनेंशियल फोर्स। तीसरी ज़रूरी बात, मतलब आप पैसे दे रहे हो इसलिए वो काम करें, ऐसा नहीं है भाई। किसी से आप काम करवा रहे हो, काम करने के 100 रुपये आपने देना चाहिए, आप उससे 200 देने के लिए रेडी हो, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं काम
नहीं करूंगा, फिर भी उससे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हो, उसकी इच्छा के खिलाफ मेंटल फोर्स हुआ। ठीक है, ये सारा फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल फोर्स को ख़त्म करने का काम आर्टिकल 23 करता है। इसमें सारी चीज़ आ गई। इसमें कोई भी पर्सन, किसी भी ह्यूमंस को, मेल फीमेल को बाइंग सेलिंग उनका नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम हमारी इसी बैच में बात हुई क्या कि बड़ा बिजनेस चलता है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो बेगर्स एंड ऑल है, ये बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। क्या है कि हर चीज़ के पीछे एक बड़ा बिजनेस ही है। हम बड़े सादे सिंपल लोग हैं, हमें समझता नहीं, लेकिन बड़ा बिजनेस रहता है। ठीक, एनीवेज, अब किसी का भी, किसी भी मेल या वुमेन्स का किसी बाइंग एंड सेलिंग हो नहीं सकता, जिसको हम लोग ट्रैफिक इन कहते हैं, वो नहीं हो सकता है। स्लेवरी सिस्टम ये बंद कर देता है। देवदासिनी सिस्टम आर्टिकल 23 ही बंद करता है। देवदासिनी सिस्टम इंडिया में थी, ये अलग से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितने भी वो सिस्टम थी ना, जो सिस्टम कहीं ना कहीं फोर्स करती थी, उन सारी चीज़ों को बंद करने का काम आर्टिकल 23 करता है। लेकिन आपको लगता है कि आर्टिकल 23 में बड़ा बोल दिया गया है, टाइटल ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, टाइटल डाल दिया, ओके सब इधर का जो फोर्स लेबर है वो बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो सकता है? अब ऐसा अगर नहीं हो सकता है तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 की याद देती है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी का केस है, 4 दिन पहले का केस है, नांदेड़ का केस है, मर्डर केस, पता चला होगा आपको। लड़की अपर कास्ट, लड़का लोअर कास्ट, मर्डर हो गया, सैराटी हो गया। वो सैराटी तो है, वो और क्या है, और वो लड़की ने उसके बाद क्या डेड बॉडी से शादी की, ऐसा कुछ तो है। तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल है ख़त्म होना। लेकिन उसको अगर कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 को लागू करना है तो वो अपने आप तो लागू होगी नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता हमें? एक्ट्स, लॉज। सेम आर्टिकल 23 फोर्स लेबर अगर हमें ख़त्म करना है, बिगार सिस्टम हमें अगर ख़त्म करना है, देवदासिनी सिस्टम ख़त्म करना है, स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म करना है, बाइंग सेलिंग का सिस्टम अगर ख़त्म करना है, तो उसके लिए फोर्सफुली हमें एक्ट्स लागू करना पड़ेगा। विदाउट एक्ट्स ये काम नहीं हो सकता। तो बहुत सारे एक्ट्स फिर इंडियन गवर्नमेंट ने लाए। आपको एक्ट्स के बारे में कोई नहीं पूछने वाला, आपको आर्टिकल 23 की प्रोविजंस पूछेंगे कि क्या बेसिकली ये राइट हमें देता है। तो कोई किसी से काम नहीं करवा सकता फोर्सफुली। अब फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता तो गवर्नमेंट ही नहीं कर सकता, मतलब गवर्नमेंट ही नहीं करवा सकता है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं करवा सकता है। क्या लगता है आपको? जैसे हमने क्या, देखो फर्स्ट डे का लेक्चर याद करो, हमने क्या कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस अगर आते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके खिलाफ? लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्या, प्राइवेट से भी तो आ सकते हैं ना। तो मामला ये है कि ये मामला सिर्फ गवर्नमेंट को ही लागू होगा कि प्राइवेट को भी लागू होगा? दोनों को लागू होगा ना। बेसिकली सेकेंड पार्ट तो ज़्यादा क्लोज है, प्राइवेट ज़्यादा कर सकता है। गवर्नमेंट भले ही एक बार का ना करे, ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट तो बिल्कुल ज़्यादा कर सकता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग एक्ट्स लाए हैं। लेकिन आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन है, आर्टिकल 23 में एक्सेप्शन है। अब यहाँ मुझे की बात आपके दिमाग में तो ये ना चाहिए कि एक्सेप्शन है, हम तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी फोर्स लेबर यहाँ से इससे बंद कर रहे हैं, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियली नहीं, मेंटली नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसको एक्सेप्शन क्या रह सकता है? लेकिन है, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन ये कि खुद स्टेट आपके ऊपर ये कुछ सर्विसेज ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट कर सकती है। स्टेट बोल रहा हूँ मैं, स्टेट मतलब सरकार, गवर्नमेंट, बिल्कुल स्टेट ये कुछ सर्विसेज आपके ऊपर इंपोज कर सकती है। कैसे? एग्जाम्पल लेंगे, कॉमन एग्जाम्पल। अब उसमें सर्विसेज में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि सोशल सर्विसेज हो, या फिर हो सकता है कि वो डिफेंस को लेके सर्विसेज हो। एग्जाम्पल लेते हैं, 1962 में जब चाइना वार हुआ, इंडिया चाइना वार, तो इंडिया के जिस साइट पे चाइना ने अटैक किया था, उस एरिया में इंडिया का जो आर्म फोर्स था, मतलब जो सोल्जर्स थे, वो हार्डली 100-150 थे, हार्डली, उससे ऊपर नहीं था। और चाइना के सोल्जर्स जो अटैक कर रहे थे लगभग वो 3000 के आसपास थे। तो वो तो क्लियर था कि हम वार हार जाएंगे, लेकिन हमारे सोल्जर्स वापस नहीं आए, जबकि उनको ऑर्डर गया था कि भाई छोड़ दो चौकी, आ जाओ वापस। बोले कि नहीं आएंगे, हम लोग भले यही मरेंगे लेकिन नहीं आएंगे। अब आप सोचो, सिचुएशन ऐसी है
कि 3000 लोगों को फेस करने वाले हैं 150 सोल्जर्स। लेकिन वो जो सेंटर है, क्या लगता है आपको वहाँ पे बस और बस सोल्जर्स ही हैं कि सोल्जर्स के अलावा भी नॉन सोल्जर एम्प्लॉयज़ होंगे ना, ड्राइवर होगा, कुक होगा, बार बार बाल काटने वाला, ये उनके अलग ही रहता ना सब, तो ये भी हो गए ना सारी चीज़ें, ये सारे लोग। अब आप सोचो कि ऑफकोर्स जब ऐसा सिचुएशन है तो ये जितने जो ड्राइवर है, आपको क्या लगता है जो ड्राइवर है या फिर कुक है जो वहाँ पे साल 2 साल 5 साल 10 साल से वो कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसने कभी भी हाथ में बंदूक नहीं उठाया होगा? उसको बिल्कुल ट्रेनिंग मिली नहीं होगी कि ऐसा है, नहीं भाई तू दिन भर बस गाड़ी चलाने की ही ट्रेनिंग कर, ऐसा थोड़ी होगा भाई, वो भी तो ट्रेन होगा ना। तो जब ट्रेन होगा और सिचुएशन ऐसी है तो ये सारे जो आप ये स्टाफ है बैकएंड का, वो भी तो वहाँ से उठ के जाएंगे ना बॉर्डर पे। उस टाइम पे एटलीस्ट ये बैकएंड का काम करने के लिए सरकार इंडियन यूथ्स को जबरदस्ती नहीं करेंगे। किया गया था 1962 को, और क्यों नहीं करेंगे भाई, देश के ऊपर संकट है। आपको थोड़ी हाथ में बंदूक देके सीधा वहां पे बॉर्डर पे बिठा रहे हैं, नहीं, लेकिन एटलीस्ट ड्राइवर कुक ये छोटी मोटी चीज तो कर ही सकते हो ना, तो तब आपके ऊपर फोर्स किया जा सकता है। तो ये तो राष्ट्र की बात है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा रहे नहीं रहे आपको नेशन बताएगा। और जैसे ये तो ठीक है, हम डिफेंस की बात करें, एक्सेप्शन को लेकर सोशल सर्विसेज की बात करें तो जैसे मोदी जी ने अभियान लाया है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक। अब स्वच्छ भारत मिशन के कुछ रूल्स मैं आपको बताऊं। अब उन्होंने वो भी कौन से आपको पता होगा, एक पेड़ माँ के नाम, पता है नहीं पता? एक पेड़ माँ के नाम है, मोदी जी ने इसको कॉन्सेप्ट को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की कि एक पेड़ उन्होंने अपने माँ के नाम लगाया है, हर पर्सन ने एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाना है, ठीक है। बिहार के लगभग लैक्स ऑफ पेड़ कटे, छत्तीसगढ़ के लैक्स ऑफ पेड़ कटे हैं। इसके अलावा बिहार छत्तीसगढ़ के बाद एमपी के लैक्स ऑफ पेड़ कटे हैं, और तीनों ज़मीन अदानी को दी गई, तीनों ज़मीन, लैक्स ऑफ पेड़, आप सोच नहीं सकते। और इतना वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो बेसिकली जो ट्राइब्स है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, सबको मार मार के अंदर डाला गया है। एक भी न्यूज़ नहीं आई मीडिया में, एक भी न्यूज़ नहीं, जंगल कट रहे हैं और यहाँ पे कोई देखने वाला कोई नहीं है। और देखेगा कौन, ऊपर से ऑर्डर है, अदानी को सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये बड़ा मामला है। आप बोलते तो हो भाई कि एक पेड़ माँ के नाम और बाकी पेड़ अदानी के नाम, यही मामला है ना। ये आप सोचो कि बेसिकली कितना बुरा मामला है। मतलब अदानी तो अभी तो वो तो भाई एकदम चांद तारों पे जाके बैठा है। अभी इंडिगो का क्राइसिस हुआ, उसके पहले पता है उसमें पता है आपको कितना झोल है अदानी का, बहुत उसी का रीज़न है, वही है। हाँ, एकदम प्री प्लान सारी चीज़ें हुई हैं। इंडिगो का ये सीन होने के 3 दिन पहले की बात कि उसने पायलट ट्रेनिंग जो अथॉरिटी है उसमें उसने इन्वेस्ट किया, वो उसने ले लिया, अब वो चलाएगा, ठीक है। और फिर सरकार से ही ये बात आई कि पायलट्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी, और फिर ये क्राइसिस आ गया। तो पूरा देश तो इसी नाम से चिल्ला रहा है ना, पायलट्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली। तो अब लगभग 20,000 पायलट्स को नए से ट्रेनिंग दी जाएंगी, और विश्वास करो एक पायलट के ट्रेनिंग के पीछे 1 करोड़ जाता है। तो आप कैलकुलेट कर लो, 20,000 पायलट्स का ट्रेनिंग है, आप मुनाफा देख लो। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का बाप मर गया वो जा नहीं पा रहा है, लोगों ने अपने शादी का रिसेप्शन का पार्टी ऑनलाइन करवा लिए, भाई करे क्या, इतनी दिक्कत है, मरने दो लोगों को, यहाँ फायदा होना चाहिए। लेकिन ये मामला है, करप्शन हाइट पे है। करप्शन पहले भी चलता था, करप्शन आज भी चलता है, बस दोनों करप्शन में फर्क ऐसा है कि पहले का करप्शन ये स्पून से चलता था, आज सीधी की सीधी थाली लगाई जा रही है। ये आज का फिर से न्यूज़ तिरुपति बालाजी, सोचो आप कि ये जो धर्म में बैठे हुए लोग हैं कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी वो घी वाला इतना बड़ा स्कैम हुआ, घी वाला इतना स्कैम हुआ, अब और एक स्कैम सामने आया है, क्या, दुपट्टे का। देख लेना आप, वो सिल्क के दुपट्टे वाला क्या स्कैम है। 300 या 350 के जो दुपट्टे हैं वो 1350 रुपये में बेचे गए, करोड़ ऑफ का स्कैम है। जब ये स्कैम होता है तो कंपनी और ट्रस्ट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। क्या आपको क्या लगता है भाई, ट्रस्ट को पता नहीं कि क्या हो रहा है? ट्रस्ट को ये नहीं पता है कि हम कौन सा घी बुला रहे हैं? ट्रस्ट इतना बेवकूफ़ है, साफ पता रहता है, लेकिन उनको पड़ी है किसी की चिंता, भगवान की, धर्म की, लोगों की कुछ नहीं, उनका पेट है, पैसे के ऊपर और कुछ नहीं है, पैसे के ऊपर कोई जाति नहीं है, पैसे के ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सारी चीज़ें जा रही है। एनीवेज, स्वच्छ भारत मिशन
तो मोदी जी कहते हैं कि सारे ऑफिसर्स ने एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन अपने कैबिन का झाड़ू खुद लगाना है, क्लीन करना है। भाई आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने करना है। आप सोचो कि सही में वो पर्सन जो कलेक्टर बन गया, आप उसको बोल रहे हो 15 अगस्त को आपने 2 मिनट के लिए क्यों ना हो झाड़ू हाथ में लेना है, उसकी इच्छा है लेने की, उसको अपना ऑफिस अपना केबिन क्लीन करने की सही में इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये मेंटल फोर्स किया जा रहा है ना, तो स्टेट आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है कुछ सर्विसेज, यही एक्सेप्शन है। और हो सकता है कि ये जो इम्पोज किया जा रहा है उसको लेके आपको रेम्यूनरेशन ना मिले। झाड़ू मारने को कलेक्टर का 2 रुपये अलग थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ी ना, आपको तो सीधा सीधा भाई कंपल्शन है। बस ये जो एक्सेप्शन है इसमें और एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देता है, स्टेट जब ऐसे सर्विसेज इंपोज करेगा तो इस सर्विसेज को इंपोज करते समय स्टेट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। समझ में आया कि समझाओ? मतलब ऐसा नहीं आप दे तो रहे हो सर्विसेज लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन पे आप काम करो, ऐसा नहीं। आपको देना है तो आप इसको लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम दोनों को देना है, सिख बौद्ध दोनों को देना है। ऐसा नहीं होगा कि आप इनको दे रहे इनको नहीं दे रहे। जिनको दे रहे उनसे काम करवाया जा रहा है ना, तो अगर हम लोग किस स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन को ही दे रहे तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, तो स्टेट ये नहीं कर सकता है। क्लियर? ठीक है। ये हुआ आर्टिकल 23। ये प्रोविजन एक्चुअली, ये आर्टिकल, ये राइट एक्चुअली किस राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो जो बिलो 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली ये है। आर्टिकल 24 कहता है कि जो 14 साल के नीचे के बच्चे हैं उन बच्चों को किसी भी हजार्डस, डेंजरस इंडस्ट्री, रेलवे, माइंस, कंपनीज में काम नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड डालो, डेंजरस, हजार्डस। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 14 साल के बच्चे कहीं पे भी काम नहीं करते हैं, ये पता होगा ना सबको, 14 साल के कम बच्चों को हम लोग कहीं भी काम पे नहीं रख सकते। ये प्रोटेक्शन या फिर ये राइट आर्टिकल 24 नहीं दे रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने क्या स्पेसिफिकली वर्ड डाला है, डेंजरस। यहां अगर चाय के दुकान में कोई 13 साल का बच्चा काम कर रहा है तो पहली बात, आज तो नहीं कर सकता, वो किसी होटल में नहीं कर सकता, चाय के टपरी पे नहीं कर सकता। लेकिन चाय के टपरी पे काम करना ये क्या डेंजरस वर्क है क्या? नहीं है ना। ये बस डेंजरस, हजार्डस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ईटीसी जगह पे काम करने के लिए रोकता है। चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रहा है, बस डेंजरस जगह पे। ठीक है। माइंस, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, रेलवे, कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो डेंजरस वर्क है वहाँ पे। मामला यही है फिर कि 10 एक्ट, मतलब एक्ट इन द सेंस प्रोविज़न करके थोड़ी कुछ होने वाला है। आपने तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर लॉज बनाने पड़ेंगे, एक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो एक एक्ट बना था वो था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जो चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजरस जगह पे ही। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आऊँगा उसके ऊपर कि आज बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते हैं तो वो कौन सा एक्ट है। और सीधा मामला है कि अगर किसी कंपनी ने, इंडस्ट्री ने, माइन ने, रेलवे ने या कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ के जो मालक है, जो ऑनर हैं, उन्होंने काम पे रखा है ना। तो काम पे रखा है तो ये एक्ट क्या कर रहा है? ऑफकोर्स लीगल प्रोविजन चलाएंगे या फिर लीगल एक्शन लेगा। किसके खिलाफ? बच्चों के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, बच्चों के खिलाफ थोड़ी लिया जाएगा, जो ऑनर है उसके खिलाफ। और उसको पनिशमेंट एंड पेनल्टी, पहले तो पेनल्टी वाला सीन है, और अगर उसने वो दोबारा चीज़ की तो फिर पनिशमेंट भी है। ठीक है। अब इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 1996 को एक अच्छा जजमेंट दिया, और ये जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि हम रीसेटलमेंट फंड क्रिएट कर सकते हैं। रीसेटलमेंट फंड देखिए क्या है। अब रीसेटलमेंट फंड ये है कि जो भी ऑनर, जो भी मालिक किसी बच्चे को अगर काम पे रख रहा है तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो है 20,000। तो ऐसे कई लोग हैं जो बच्चों को काम पे रखते हैं, तो ऑफकोर्स उनके ऊपर पेनल्टी रखी जाएंगी 20,000, और वो 20,000 या फिर जितनी भी पेनल्टी कलेक्ट हो रही है वो जाएंगी इस रीसेटलमेंट फंड में।
और रीसेटलमेंट फंड का जो पैसा रहेगा वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करेंगी। इसके लिए रीसेटलमेंट फंड जो है वो बनाया गया था। ठीक है, ये आज भी है फंड। इस चाइल्ड लेबर को लेकिन ख़त्म करने के लिए बेसिकली 2005 में बड़े काम हुए। और उस बड़े काम में अगर हम लोग देखें तो कुछ नए एक्ट्स तो आए ही, लेकिन एक्ट्स के साथ साथ 2005 में नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट ये बना। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसीज है, माइनॉरिटीज़ है ना, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स बना है। इसके अलावा इसी साल चिल्ड्रन कोड भी बना है। आपको सोचो कि जब लोअर केस में केस जाती है तो लोअर कोर्ट में इतने केसेस रहते हैं जिसकी कोई हद, सबसे ज़्यादा केसेस लोअर कोर्ट में रहते हैं। अरे वही तो सोर्स है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधा अपनी केस लेके थोड़ी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन सीधा नहीं जा सकते मतलब किस केसेस को लेके नहीं जा सकते? क्रिमिनल एंड सिविल नहीं जा सकते, सीधा नहीं, आपको नीचे से शुरुआत करनी है। तो सोचो कि नीचे से शुरुआत हो रही है तो सारे केसेस जब वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे तो कितना पेंडिंग वो रहेगा। फिर भी हमने आज के ज़माने में तो बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स बनाए हैं। लेबर कोर्ट अलग बना है, इसके अलावा आपके संडे कोर्ट्स अलग चलते हैं, स्पेशल कोर्ट्स अलग चलते हैं, मॉर्निंग कोर्ट अलग चलते हैं, सुबह 6 बजे शुरू हो जाते कोर्ट, मॉर्निंग कोर्ट। एक अभी तो सबसे धूम मचाने वाला जो कोर्ट है वो है फैमिली कोर्ट। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखेंगे आपको फैमिली कोर्ट में, सबसे ज़्यादा, जबकि उसको शुरू होकर काफ़ी साल नहीं हुए, हार्डली 30 साल का उसका हिस्ट्री है, 30-40 साल का। सो आप सोचो कि अगर किसी पर्सन ने बच्चों को काम पे रखा तो उसके ऊपर तो केस की जाएंगे ना, बिल्कुल केस की जाएंगे। तो केस जाएंगी कोर्ट में, कोर्ट में केस जाएंगी, कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। आप सोचो कि उसका डिसीजन कब आएगा? पता चला मालिक मर गया, उसके बाद डिसीजन आ रहा, क्या मतलब उसका? तो इसी कारण ना उसका फटाफट सेटलमेंट हो, उसके लिए हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, चिल्ड्रन कोर्ट्स, और सारे ऐसे मामले जाते हैं सीधा इस कोर्ट्स में। ठीक है, और इसी साल 2005 में फिर ये एक्ट आया जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट था ये एक्चुअली न्यू एक्ट, या फिर चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड राइट एक्ट लिखे, चाइल्ड राइट एक्ट। बेसिकली ये चाइल्ड राइट एक्ट ने ही ये चीज़ें लाई, लेकिन ये जो अभी दिख रहा है चाइल्ड राइट एक्ट, इस एक्ट ने बिलो 14 एज के बच्चों को कहीं पे भी काम करने पे या फिर काम पे रखने पे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया है। जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर बैन कहते हैं ना, वो ये मामला है। आपको कहीं पे भी बच्चे काम करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन लास्ट टाइम बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बिहार के ही ज़्यादा सीन्स थे उसमें। अब विश्वास कीजिए 8 साल के बच्चे हो गए, 9 साल के बच्चे हो गए, सर पे ईंटें लेके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं आज भी। आप सोचो कि कितनी भयानक परिस्थिति है। हम नागपुर जैसे ठीक ठीक शहर में रहते हैं तो हमें सब लगता है कि सब ओके चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बाहर निकल के जाओ, बाहर निकलो तो आपको समझेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। विलेजेस में तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन जो बिल्कुल अनडेवलप एरियाज़ है वहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे ये एक्ट ने, हम कह रहे हैं कि हर जगह पे बच्चों का जो मतलब चाइल्ड लेबर वाला जो मामला है वो बैन कर दिया। एक एग्जांपल मैं फिर से आपको पूछता हूँ, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जब रुकते होगे, कई ट्रैफिक सिग्नल पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पेन बेचते हैं, वो तो काम ही हुआ। हाँ, अब वहाँ पे बगल में ट्रैफिक पुलिस भी रहता है, बहुत बार पुलिस भी रहती है, कोई ध्यान देता है किसी की तरफ? बिल्कुल नहीं। ये बड़ा मामला है। अब ठीक है, उसको एक अलग अंदाज से भी मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो संभाल सकते हैं चीज़। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल कि अगर इस पर्सन का खुद का किराना दुकान है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और इनका एक छोटा बच्चा है 10 साल का। दिन भर किराना दुकान चलता है, बच्चा सुबह स्कूल जाता है, स्कूल आने के बाद स्कूल दोपहर में आने के बाद लंच वगैरह करके जब मम्मी काम में व्यस्त रहती हैं और पापा जब थोड़ा सा आराम करते हैं तो 10 साल का बच्चा आधा 1 घंटे के लिए दुकान के उस गल्ले पे बैठ जाता है और दुकान संभालता है। तो फिर मामला यही है, ये तो काम हुआ। अरे काम हुआ ना, बच्चा काम कर रहा है ना। तो ऐसे घर के दुकान में बच्चा काम कर सकता है क्या? क्योंकि हमने तो बंद कर दिया। तो काम कर सकता है क्या कि हम केस कर सकते हैं? तो रुको,
केस मत करो, काम कर सकता है लेकिन कंडीशन है, माँ बाप उससे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, और दूसरी बात उसका एजुकेशन डैमेज करके, पढ़ाई डैमेज करके काम नहीं हो सकता है। बच्चा पढ़ के बोर हो गया तो गले पे बैठ सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि स्कूल ना भेज के उसको दुकान में बैठा गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो ये एक्ट लागू होगा। सारा चीज करके, एजुकेशन का काम करके अगर वो बैठ रहा है तो ये एक्ट जो है वो फिर उनको देता है कि इतना छूट दे रहा है कि आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 24, और 24 से ही हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स भी फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि हमने 25 to 30 तो ऑलरेडी देखा है ना। हाँ, लेकिन अब फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा जो राइट है वही तो देखना अपना बाकी है, और वो है आर्टिकल 32। 31 तो कोई ज़रूरत नहीं है, 31 अभी वैसे भी राइट टू प्रॉपर्टी ये रहा नहीं। ठीक है, हमारा राइट फंडामेंटल राइट, हम 31 को लेके बात करेंगे लेकिन बाद में। पहले तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ही अपने आप में एक बहुत बड़ा राइट है, और आर्टिकल 32 का महत्व, इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 के बारे में यही बोला जाता है। सो इतना इंपॉर्टेंस उन्होंने आर्टिकल 32 को दिया। अभी आर्टिकल 32 है क्या, हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली आर्टिकल 32 हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और किस तरीके से? तो हमने जितने ये राइट्स देखे हैं, उन राइट्स पे अगर किसी भी तरीके से किसी ने भी कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शंस लाए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हमारे राइट के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो राइट हमें दिया जा रहा है ना कि हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पहले सारा काम छोड़ के हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो काम करेगा, बेसिकली ये राइट हमें मिलता है आर्टिकल 32 से। तो पहले तो आप इसे समझिए कि ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, इस फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न में हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट भी हम लोग रखे दे रहे हैं। तभी मैंने आपको ये बताया कि हम हमारे बेसिक केसेस को लेके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको लोअर कोर्ट ही जाना रहता है। पहले लोअर कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन दिया उसके खिलाफ आप जाओगे हाई कोर्ट, उसके खिलाफ आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मामला आप कोई बेसिक केस का नहीं है, मामला है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। जब मामला फंडामेंटल राइट्स का रहता है और जब उस राइट्स पे जरा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो हम सीधा आर्टिकल 32 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हम आर्टिकल 226 का यूज़ करके हम डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, या फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को बिल्कुल भी इसमें मत लाओ आप। अब जैसे यहाँ पे और एक बात समझने जैसे होगी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये राइट सिर्फ, अच्छा लेकिन एक ज़रूरी बात, पहली बात तो जब हम लोग आर्टिकल 32 की बात करते रहते हैं ना, तब हम लोग बात करते रहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्टिकल 32 का और दूसरा कोई मीनिंग नहीं निकलता। आर्टिकल 32 मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सीधा जोड़ दो आप 32 से। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि 32 लागू कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लागू नहीं होता है। तो दो चीज़ों को एकदम गार्ड बांध के रख दो आप, सीधा गार्ड बांध के रख दो। आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, प्रोटेक्शन के, और आर्टिकल 32 लागू होता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, और रही बात आर्टिकल 226, तो 226 सिर्फ हाई कोर्ट को ही लागू होता है, इसका और सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध नहीं है। 226 को लेके हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 226 फंडामेंटल राइट्स के अलावा बेसिक राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इनका बेसिक राइट से कोई लेन देन नहीं, इनका सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है। ये चीज अभी आप नहीं समझोगे, बाद में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 226 हाई कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन 226 फंडामेंटल राइट्स और कुछ नॉर्मल बेसिक राइट्स हो गए, या फिर नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट 226 से जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जब ये प्रोविजंस बन रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32(3) का शायद ये प्रोविज़न है। 32(2) होगा, 3 होगा, 3 होगा शायद, 2 या 3 है, कंफ्यूज हूँ। प्रोविज़न देखिए क्या है, प्रोविज़न ये है, अच्छे से समझो इसको।
कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन कर रहा है कि पार्लियामेंट को अगर लगता है कि पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को लेके कुछ नए लॉज लाना है तो पार्लियामेंट वो ला सकता है। तो क्या एक ही बात है, आर्टिकल 32(3) पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को जरा भी धक्का ना लगा के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन करने का राइट ये बाकी कोर्ट्स को दे सकते हैं। प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट ऐसा एक्ट ला सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को धक्का ना लगा के, उनके कौन से राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का उनका राइट है ना आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट के राइट को बिल्कुल कोई धक्का ना लगा के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का राइट अदर कोर्ट्स को भी दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। ये एक प्रोविजन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आई हमने क्या रखा है बात को? प्रोविजन ऐसा बोल तो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स है वो हम बाकियों को भी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उनके जो राइट्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन हम बाकी को दे सकते हैं। तो पहले तो बाकी अदर कोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। अदर कोर्ट्स क्या है, अदर कोर्ट्स कौन है? हाई कोर्ट्स। पर हाई कोर्ट्स को तो ऑलरेडी सुप्रीम मतलब फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का राइट है ना, आर्टिकल 226 है ना। तो फिर बचे कौन? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स को दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो, लेकिन लास्ट 75 ईयर्स में कभी पार्लियामेंट ने ना ऐसा कुछ एक्ट किया है, ना ही भविष्य में कभी करेंगे। क्या जरूरत है इनको देने की? बिल्कुल नहीं देंगे हम। वो प्रोविजन करके रखा है, पार्लियामेंट चाहे तो दे दें, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार तो भूल हाई कोर्ट से हो जाती है, हाई कोर्ट से हो जाती है। कई केसेस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है फिर कि नहीं ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत बार होता है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट को चेंज किए, ये तो छोड़ ही दो फिर। लोअर कोर्ट्स के मतलब इनकी बस की बात नहीं है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोविजन करके रखा है हमने, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 32 है, ये 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है हम लोग बोल तो रहे हैं कि वो क्या करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली आर्टिकल 32 से क्या खास चीज मिलता है, तो उन्हें मिलता है रिट निकालने का राइट। अब ये रिट मतलब क्या? तो रिट मतलब आदेश, ऑर्डर, जो भी निकलेगा रिट निकलेगा, ठीक है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो एग्जांपल, अगर इस पर्सन के कारण इस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट निकलेगा इस पर्सन के खिलाफ निकलेगा, इस पर्सन के एक्शन के खिलाफ निकलने वाली जो चीज है वो है रिट। और रिट मतलब इस पर्सन को रोकना, किस चीज से? इसके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लाने से। समझ में आई बात? रिट क्या है, ठीक। अब ये जो रिट है इसके क्या क्या टाइप्स है, मतलब 5 टाइप्स के हमें रिट मिलने वाले हैं। हमने ये कहाँ से उठाया है कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है। वहाँ पे हमें इस तरीके से रिट दिखते थे, पहले भी थे, आज भी हैं। पहले बस किंग को थे, आज वहाँ के हाई कोर्ट्स को हैं, ठीक है। सो 5 टाइप की जो रिट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो हमारे पास फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, क्यो वारंटो, सारे टर्म्स लैटिन हैं। ये जो लैटिन टर्म है हैबियस कॉर्पस, पहले तो हम ना उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। उसका इंग्लिश में मीनिंग निकलेगा टू हैव अ बॉडी ऑफ, या फिर टू हैव द बॉडी ऑफ। उसको अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि वो शरीर हमारे सामने लाइए, हमें दीजिए। तो समझते हैं कि सिचुएशन क्या, किस सिचुएशन में ये रिट निकल सकती हैं। एग्जाम्पल, ये रिट प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के खिलाफ निकल सकती हैं। अगर किसी ने भी किसी भी पर्सन को इनलीगली डिटेंशन में रखा होगा तो अब ये एक्शन तो पुलिस फोर्स भी कर सकती है, या ये कोई पर्सन भी तो कर सकता है ना भाई, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बिहार में जाओ, ऐसे कई किडनैपिंग होती है, कहीं होती है, बड़ा इजी होती है, वहाँ तो चलते रहता है। मतलब बच्चे 2-3 दिन गायब रहते फिर आ जाते घर, ये रोटेशन चलते रहता है, ठीक। लेकिन
किसी भी पर्सन ने किसी का भी अगर इनलीगल डिटेंशन में उसे रखा है तो वो पर्सन या फिर उस पर्सन के रिलेटिव, उस पर्सन के फ्रेंड, उस पर्सन के फैमिली मेंबर में से कोई भी आर्टिकल 32 का यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर इस पर्सन ने। जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो बात जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट यहां एक रिट निकालेंगे और वो रिट रहेगा हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस का मीनिंग टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब वो शरीर कौन सा जो इनलीगल डिटेंशन में रखा है उसे हमारे सामने पेश कीजिए। आप ऑफकोर्स वो डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर निकला है तो डिपार्टमेंट को तो बिल्कुल पहली फुर्सत से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, उस पर्सन को लाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स वो डिटेंशन कैसा है, इनलीगल। तो पुलिस के पास क्या ही प्रूफ होगे कि हमने इसको क्यों पकड़ा है, और पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है, इनलीगली ये पर्सन को डिटेंशन में रखा था। इस कारण अब सुप्रीम कोर्ट सेकंड जो रेट निकालेंगे वो ये कि इस पर्सन को बिल्कुल अभी के अभी छोड़ दिया जाए। तो वो पर्सन वहां से छूट जाएगा। और हमने बेसिकली क्या किया है, किस चीज को प्रोटेक्ट किया है, तो हमने कहीं ना कहीं उसके राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट किया है। हैबियस कॉर्पस के कारण कोई भी पर्सन किसी भी और पर्सन को इनलीगली डिटेंशन में ना ही रख सकता। क्लियर? ठीक, चलो ये है प्रोविजन इसका। किसी भी लेकिन उसको स्पेसिफिक लिखना इलीगल डिटेंशन, क्योंकि लीगल डिटेंशन में हैबियस कॉर्पस नहीं निकल सकता। किसी भी पर्सन ने किसी और पर्सन को इनलीगली डिटेंशन में रखा होगा तो वो पर्सन खुद या उसके रिलेटिव या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रेट निकालेंगे, हैबियस कॉर्पस, पर्सन के राइट का प्रोटेक्शन होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है हल्का फुल्का, इतना नहीं। एक एक्सेप्शन सीधा सीधा यही है, मैंने 10 बार एक वर्ड को यूज किया है, इलीगल डिटेंशन। मतलब लीगल डिटेंशन मतलब जो डिटेंशन है वो लीगली होगा तो हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक्सेप्शन में यही है कि लीगल डिटेंशन को लेके हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और लीगल डिटेंशन क्या रह सकता है, वही सेम मिस एक्ट गवर्नमेंट ने किया है, और अगर ज़रूरत है जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको उठा के डिटेंशन में डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वो मामला कंटेंट ऑफ कोर्ट का है तो अगर किसी ने कंटेंट ऑफ कोर्ट किया है, किसी ने कोर्ट का ये किया है ना, हाँ इंसल्ट, उस टाइम पे भी उसको जेल में रखा जाएगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। अरे खुद ही कोर्ट ने करके रखा है, क्या जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हम लोग? थर्ड पॉइंट में ये लिखो कि खुद अगर कोर्ट ने ही ऑर्डर निकाला है उस पर्सन को अरेस्ट कर लो, ठीक है, तो भी नहीं जा पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अब जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखोगे सब के सब करप्टेड है, कोई भी ढूंढ लो आप। अब 1921 को ही अदानी बड़े मुश्किल से बच गया, नहीं तो जो एक रिपोर्ट बाहर निकली थी है ना, उससे तो पूरा अदानी का कंपनी मर जाता था। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है इसलिए बच गए वो। आप सोचिए कि ऐसे कई, उसके पहले नीरव मोदी का स्कैम हुआ है। अब नीरव मोदी का स्कैम है, जब वो स्कैम सामने आया तो हो सकता था कि तब हम लोग कोर्ट में इस बात को रखते थे और कोर्ट सबसे पहले ऑर्डर निकाल ले रहते थे कि नीरव मोदी इंडिया में है फिलहाल, उसको अरेस्ट करके सीधा डिटेंशन में डाल दो, देश के बाहर मत जाने दो। निकल सकता था ना ऑर्डर। अब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोर्ट का खुद है, तब भी हम लोग हैबियस कॉर्पस को लेके नहीं जा सकते। क्लियर? ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस। देन नेक्स्ट डालिए मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग निकलता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। कोई भी पर्सन इन द सेंस पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अपने ड्यूटीज का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, वो अपने ड्यूटीज को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ जा सकते हैं, कोर्ट में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके उस ड्यूटीज को ना निभा के हमारे बिल्कुल भाई हमारा कुछ फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। कल आपने लिस्ट नहीं देखी, आर्टिकल 21 के लिस्ट में आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल आता है। और आप किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और अगर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या फिर आपको सीधा सीधा जो है वो, जैसे लास्ट टाइम राजस्थान के केस के ऊपर बात हुई थी, क्या पुलिस स्टेशन वाला मामला क्या हुआ था, बात किया होगा ना मैंने। कुछ एडवोकेट्स गए थे
पुलिस वाले थे, बस पूछा ही भाई उसने कि विदाउट यूनिफॉर्म आप कैसे क्या उसका स्टेटमेंट ले सकते हो, बस भाई साहब ने पकड़ लिया, उसको ले गया अंदर। मामला ये हो गया। भाई आपकी ड्यूटी है, हम पब्लिक है, हम पूछ रहे हैं, आप एटलीस्ट इसका आंसर तो दे सकते हैं। ऐसे मामले में हम सीधा फंडामेंटल राइट इस कारण को सामने रख के हम जा सकते हैं और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो रिट निकालेगा वो रहेगा मैंडेमस, और जिसका मीनिंग निकलता है वी कमांड। मतलब क्या कि हम आदेश देते हैं किस चीज़ की, कि आप अपने ड्यूटीज सही तरीके से निभाओ। ठीक है, ये रिट निकलेगा। पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटीज सही तरीके से निभाएं। एक्सेप्शंस, यहाँ पे भी जो बार बार मैंने वर्ड यूज़ किया है वो है पब्लिक सर्वेंट। मैंडेमस किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं निकाल सकते, नहीं निकल सकता। जैसे एग्जांपल के लिए कि अब ठीक है, अभी तो हम लोग कब वेडनेसडे को हैं और 3 दिन है आपके क्लासेस को, आप थर्सडे आ रहे हो, 5 बजे आ रहे हो, बैठे हो कि अब मैं आऊँगा आपको पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ेंगे। मैं आराम से कैबिन में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, 2 घंटे ऐसे निकल गए। फिर दूसरा दिन आया, फिर से मैं आराम ही फरमा रहा हूँ, लेकिन आप आ रहे हो, जा रहे हो। तीसरे दिन फिर आया, मतलब मैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मंडे तो ठीक है, टेस्ट रहता है, आप खुद नहीं आते। ट्यूसडे आप फाइनली चिढ़ गए कि भाई ये क्या है सर, ये क्या मामला है, आप आपके ड्यूटीज़ को क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हो, हम आपके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को लेके, मत लो, मेहनत नहीं जा पाओगे। प्राइवेट पर्सन के खिलाफ रिट नहीं निकल सकता। ये जो रिट है ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ निकल सकता है। भाई जो सरकारी सेवा दे रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें उनके ड्यूटीज़ को पूरा करना है। ठीक है, एक तो ये मामला हुआ कि प्राइवेट के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। दूसरी बात कि अगर वो डिस्क्रेशनरी वर्क है और अगर वो मैंडेटरी वर्क नहीं है तो भी हम लोग नहीं जा सकते। समझिए, डिस्क्रेशनरी वर्क क्या रहता है, मैंडेटरी वर्क क्या रहता है। जैसे नागपुर कॉरपोरेशन है, तो नागपुर कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है या फिर सीधा सीधा जो महापौर है या फिर सीधा सीधा जो नगर पालिका है, उनके 2 काम हैं, डिस्क्रेशनरी वर्क भी है और मैंडेटरी वर्क भी है। मैंडेटरी वर्क उनको करना ही है, लेकिन डिस्क्रेशनरी वर्क ऐसा क्या ज़रूरी है कि हर एरिया में वो NIT के गार्डन बांध के दें? अरे थोड़ी ना ज़रूरी है भाई, उनको भी तो फंड देखना पड़ेगा ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि शहर में यहाँ वहाँ एटलीस्ट बर्डी के आसपास तो आपको पब्लिक टॉयलेट्स दिख रहे हैं। इतने दिन से बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कौन सा ऐसा महल बन रहा है बड़ा सा है, दिखा लेकिन आपको पब्लिक। तो आपको क्या लगता है ये क्या मैंडेटरी वर्क होगा? बिल्कुल नहीं, आप नहीं इतना कहा। अब नागपुर कॉरपोरेशन है, थोड़ा पैसा वैसा कमा रही है, इसलिए डिस्क्रिशनरी वर्क में वो काम कर सकते, वो एक्स्ट्रा का है। तो आप किसी ने अपने डिस्क्रिशनरी वर्क को नहीं किया या फिर डिस्क्रिशनरी वर्क को नहीं किया, इसको लेके नहीं जा सकते। अगर वो वर्क मैंडेटरी है तो जा पाएंगे, अगर वो ऐच्छिक है, उनकी इच्छा के ऊपर है, तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस नहीं निकाल सकते, मतलब उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। पहली बात, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, बेसिकली ये दोनों रिट निकलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ, मतलब लोअर कोर्ट के खिलाफ। लोअर कोर्ट के खिलाफ ही निकलेंगे प्रोहिबिशन, सर्शियरी। एक तो ये याद रखो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे बाद में आपको, इसलिए मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, प्रोहिबिशन और सर्शियरी लोअर कोर्ट के खिलाफ जो निकल रहा है वो किस बात को लेके? तो उस बात को लेके, उस केस को लेके, ऐसी केस को लेके जो केस इनके ज्यूरिडिक्शन में आ ही नहीं सकती थी लेकिन आ गई, गलती से आ गई। ऐसी बात, ऐसी केस जो इनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ सकती थी, उनके अधिकार क्षेत्र में वो बात आती नहीं है लेकिन आ गई। 2 चीजें बस याद रखो, एक तो बस और बस लोअर कोर्ट के खिलाफ निकलेगा और ऐसे केस को लेके निकलेगा जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते। तो ऐसे कौन सी बात है जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती? अरे कई बातें हैं जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती। अभी हमने देखा है आर्टिकल 33 पढ़ा है ना हमने, हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके या फिर उसके रिलेटेड किसी भी बात को लेके जा पाएंगे क्या लोअर कोर्ट में? नहीं, उनके ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं है। गलती से आ गया तो फिर प्रोहिबिशन या सर्शियरी। लेकिन बस कंडीशन, सिचुएशन अलग अलग है, दोनों रिट निकालने की सिचुएशन अलग अलग है। आप समझिए इसको, प्रोहिबिशन कब निकलेगा? एग्जाम्पल,
नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आई है, जो केस इनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती, आ गई गलती से, आ गई, चल रही है, केस का हियरिंग चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ, इनका काम चल ही रहा है, लेकिन ऊपरी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी रह सकता है, हाई कोर्ट भी रह सकता है, ऊपरी कोर्ट में इसको लेके किसी ने बात डाल दी कि नागपुर कोर्ट में ऐसी केस चल रही है जो उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती। तो मामला ये हो जाएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जब उसको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ये तो उनकी ज्यूरिडिक्शन में आ ही नहीं सकता, तो जो केस चल रही है उस केस को रोकने के लिए जो रिट निकलेगा वो रहेगा प्रोहिबिशन, कि आप केस को रोक दो, आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ सकता, आप उसको नहीं चला सकते। तो हमने क्या किया, प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, सर्शियोररी सेम है, एक ही वर्ड बस अलग करना है हमें। सर्शियोररी भी लोअर कोर्ट के खिलाफ निकलेगा, सर्शियोररी भी ऐसे बात में निकलेगा जो उनके ज्यूरिडिक्शन में बात नहीं आती, सेम ही है। लेकिन मामला ये है कि फिर प्रोहिबिशन कब निकलता है और सर्शियोररी कब निकलता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रही थी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस का रिजल्ट दे दिया तो उनका जजमेंट तो आ गया, निकल गया ना जजमेंट। अब जजमेंट निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामला गया, उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता था, तब ऊपरी कोर्ट जो रिट निकालेगा वो रहेगा सर्शियोररी। और सर्शियोररी का मतलब क्या, आपका जजमेंट आप वापस लीजिए, क्योंकि आपको वो अधिकारी नहीं थे उस केस पे बात करने की और आपने जजमेंट दे दिया। समझ में आया दोनों में फर्क क्या है। प्रोहिबिशन केस जब चल रही है तब रोकने के लिए, सर्शियोररी उनका जजमेंट रोकने के लिए। लास्ट रिट क्यो वारंटो, जब कोई देखिए ये किसी पर्सन के खिलाफ निकलेगा, पर्सन फिर से पब्लिक सर्वेंट, ये रिट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ही निकलने वाला है। किस सर्वेंट के खिलाफ, तो वो पर्सन जो अनक्वालिफाइड है, क्या काम करने के लिए, जिस पोस्ट पे वो बैठा है ना वो काम करने के लिए। अगर कोई भी पर्सन अपात्र व्यक्ति है, वो जिस पोस्ट पे बैठा है उस पोस्ट के लिए लायक नहीं है, वो ऐसे कई लायक नहीं होने वाले पर्सन आज पोस्ट संभाले हुए हैं। पता है कि आपको, आप जाओ एमपी में 25 लाख में आप डीवाईएसपी बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो अपात्र है व्यक्ति, वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ ये निकलेगा। दूसरी बात समझ के चलो कि कोई क्या कहते हैं हम लोग उस पर्सन को, पटवारी तहसीलदार के टेबल पे बैठ के तहसीलदार के काम कर रहा है उसको वो राइट, उसके ज्यूरिडिक्शन में वो बात नहीं आती, अपात्र है वो। तो ऐसे लोग जो अनक्वालिफाइड है, और अनक्वालिफाइड लोग अगर वो पोस्ट होल्ड करके हैं, उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ निकालने वाला जो रिट है वो है क्यो वारंटो, कि आप अनक्वालिफाइड पर्सन किस हक से उस पोस्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन निकलेगा क्यो वारंटो से निकलेगा। ठीक है, अनक्वालिफाइड पर्सन किस हक से उस पोस्ट पे काम कर रहा है, इसको लेकिन एक्सेप्शन है। क्यू वारंट हम बोल तो रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति लायक नहीं उसके खिलाफ निकलेगा, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि क्यू वारंट तो हम किसी भी मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं निकाल सकते। एक्सेप्शन में नहीं डाला रहता तो रोज ही गए रहते हम लोग सुप्रीम कोर्ट। आप सोचो कि कौन सा मिनिस्टर क्वालिफाइड रहता है। अरे मामला ये है ना, जो आज रेलवे मिनिस्टर है, क्या वो पहले लोको पायलट था? नहीं था भाई, है ना। मामला ये रहता है, तो वो नहीं है लायक के। इसके अलावा हम लोग प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो कल चल के मेरे खिलाफ चले जाओगे कि सर आपने एमबी तो किया नहीं, डायरेक्टर बने बैठे हो, कैसे बने? हो सकता है। प्राइवेट मेंबर के खिलाफ भी हम लोग नहीं जा पाएंगे, मिनिस्टर्स के खिलाफ हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये 5 टाइप के रिट सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर हम हाई कोर्ट भी सीधा जा सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है। अगर ये राइट दोनों को है, दोनों कोर्ट्स को है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है खुद। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हाई कोर्ट में भी हो सकता है, तो बेटर है आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हम तो बैठे ही हैं, हाई कोर्ट जजमेंट देगा तो एंड ऑफ द डे तो हमारे पास आएगा ना। लेकिन हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो कहीं भी जाने वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट को भी राइट है,
हाई कोर्ट को भी राइट है। तो ये कह सकते क्या हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का या फिर रिट निकालने का राइट ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव हम लोग कब कहेंगे? जब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कौन कहीं ना कहीं दोनों को है। ठीक है, दोनों को आपको मिलते हुए दिख रहा है, तो ये बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव राइट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ठीक है, सो हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तब भी हमें पढ़ना है ये बात को कि सुप्रीम कोर्ट के रिट के राइट कितने पावरफुल से, हाई कोर्ट के रिट के राइट कितने पावरफुल से। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के रिट के राइट्स पावरफुल है, हाई कोर्ट के ज़्यादा पावरफुल है। कैसे क्या हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट हम लोग फंडामेंटल राइट्स के एंड तक आ गए हैं। एंड में लास्ट 3 आर्टिकल्स बाकी हैं, 33, 34, 35। ये राइट देता नहीं है, निकाल देता है 3 आर्टिकल्स। और उसके बाद हमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी देखना है फंडामेंटल राइट्स को लेके, एंड क्रिटिसिज्म भी देखना है। तो कल के सेशन में हम लोग उसको देखेंगे।